केसरिया ध्वज भी लहराता, भारत विश्व गुरु भी कहलाता। उन जलते हुए ज्ञान के भंडारों को यदि कोई रोक पाता, भारत विश्व गुरु भी कहलाता, केसरिया ध्वज भी लहराता। अक्सर करके जब भी मैं आपके समक्ष किसी वीडियो में वीर योद्धा का वर्णन करता हूं, तो सदैव आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और वह प्रश्न मैं अपने आप से कई बार पूछता हूं कि ऐसा किनका षड्यंत्र या परिस्थितियां थी कि वो जानकारी, वह स्वर्णिम इतिहास हमारे पास ना पहुंच सका। आज की इस वीडियो में कहीं हद तक हम उस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, और आप सभी लोग भी उस प्रश्न का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भारत को लूटने के लिए विदेशी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, अरब आए, ब्रिटिशर्स आए यानी अंग्रेज आए, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे खजाने को ही लूटने आए थे? क्या ये सिर्फ हमारी ताकत, हमारी वैभवता के कारण ही आए थे? तो यह जानकारी अधूरी है। आपको पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आज हम उस जानकारी को प्राप्त करते हैं जिसका नाम है ज्ञान। जी हाँ, आपने सही सुना। ये आक्रमणकारी हमारे ज्ञान के कारण, हमारे ज्ञान को नष्ट करने के लिए ही हमारे देश पर अक्सर कब्जा या आक्रमण किया करते थे। उसी ज्ञान के भंडार का, विश्व प्रसिद्ध उस विश्वविद्यालय का, जिसका एक सनकी शासक ने बर्बरता से जिसको जला दिया, एक ऐसा विश्वविद्यालय भी विश्व प्रसिद्ध, और जिसका नाम और कोई नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी भव्यता, जिसकी वैभवता की गाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, वह गाथा आज हमारे पास नहीं है। तो इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी आपको देंगे। हमारे वीर योद्धाओं की जानकारी के साथ साथ हमारे स्वर्णिम इतिहास के ज्ञान के भंडार रूपी विश्वविद्यालय की जानकारी भी आपको आज मिलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय जब विश्व प्रसिद्ध ख्याति को अपने पूरे विश्व पटल पर बिखेर रहा था, तो ऐसे में मोहम्मद गौरी के प्रमुख 4 सेनापतियों में से एक सेनापति, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसको बंगाल विजय पर मोहम्मद गौरी के द्वारा भेजा जाता है। जब वह अपनी विजय रथ को आगे बढ़ा रहा था, उसकी बर्बरता से सेना जब लोगों का नरसंहार कर रही थी, एक समय ऐसा आता है जब उस खुद की, बख्तियार खिलजी की खुद की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। उसके पास अपने बहुत सारे वैद्य थे, जब उनसे भी कोई काम ना चला तो फिर भाई उसने अपने दूतों को पूरे भारत में भेजा और कहा कि ऐसे वैद्यों का पता करो जो मेरी तबीयत को सही कर दे और मुझे दुरुस्त कर दे। उन्हें पता पड़ता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख श्री राहुल श्री भद्र एक ऐसे वैद्य, एक ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ज्ञानी है जो कि आपकी सारी परेशानी और आपके स्वास्थ्य की जितनी भी बीमारी है उसको सही कर सकते हैं। तो जब खिलजी को जाकर बताते हैं उसके दूत, तो खिलजी साफ साफ एकदम से दृढ़ संकल्प लेके मना कर देता है कि मैं अपने स्वास्थ्य का इलाज किसी भी काफिर से नहीं कराऊंगा, किसी भी काफिर से, अपनी किसी भी काफिर पद्धति से बनी हुई चिकित्सा का मैं अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर को उसको छूने नहीं दूंगा। तो जब उन गुरु को बुलाया जाता है, उन आचार्य को बुलाया जाता है, तो खिलजी उनको ये स्पष्ट कर देता है कि आप मुझे बिना स्पर्श किए मुझे ठीक कर दीजिए, तभी मैं आपको विद्वान आचार्य, विद्वान चिकित्सक मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दवाई है ये आपको खानी पड़ेगी। तो बख्तियार खिलजी साफ साफ मना कर देता है। अब ऐसे में उनके सामने एक ही प्रश्न था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं तुम्हें 30 दिन में सही कर दूंगा, लेकिन जो किताब मैं तुमको दूंगा वो तुमको प्रतिदिन पढ़नी है। तो खिलजी ने कहा ठीक है। तो आचार्य राहुल ने सर्वप्रथम कुरान को बख्तियार खिलजी को दिया, भेंट के रूप में दिया और कहा इसे 30 दिन तक पढ़ो। तो जैसे जैसे बख्तियार खिलजी उस किताब को
पढ़ता जाता वह देखता कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और जब 30 दिन खत्म होते हैं, 30 दिन समाप्त होते हैं, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। वह फिर से अपने सैनिकों को कहता है, उन आचार्य को बुला के लाओ, उन गुरु को बुला के लाओ कि मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने बिना स्पर्श करे मुझे किस प्रकार ठीक कर दिया। गुरु को बुलवाया जाता है और गुरु उसे बताते हैं कि तुमने मेरे से स्पर्श करने को मना करा था, मैंने उस कुरान में ही आपकी दवाई का लेप लगा दिया और मुझे मालूम है जब आप किताब को पलटेंगे तो आपकी उंगली आपके जीवा को स्पर्श करेगी और वो दवाई आपके शरीर में पहुंच जाएगी। जब खिलजी को इस बात का पता पड़ता है, जब वह यह उत्तर सुनता है, तो खिलजी अत्यधिक क्रोधित होता है और वह अपना सारा गुस्सा उस गुरु, उस आचार्य पर उतार देता है और यह अपने सैनिकों को बता देता है कि इस ज्ञान रूपी संसार सागर का पूरा खात्मा कर दो, इसको नष्ट कर दो। तभी देखते हैं कि जो सेना थी वो अपने विशाल बेड़े को लेकर उस विश्वविद्यालय की ओर जाती है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 20,000 विद्यार्थी तथा इनके लिए 2,000 शिक्षक थे। ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसको गुरुकुल सर्वप्रथम, जिसमें गुरुकुल की व्यवस्था थी। यहाँ पर वेदों का, यहाँ पर ज्ञान का, यहाँ पर शास्त्रों का, यहाँ पर अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का ज्ञान वर्णित और सिखाया जाता था। सर्वप्रथम गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय 20 किलोमीटर लंबा व 10 किलोमीटर चौड़ा था। इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण ज्ञान, वेद, शास्त्र, गणित और अत्याधिक तकनीकी की पूरा वर्णन और यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। यह वही विश्वविद्यालय है जहां पर 10 छात्रों में से 3 छात्रों को प्रवेश दिया जाता था पढ़ने के लिए। इसलिए यह विश्वविद्यालय अपनी एक अनूठी पहचान रखता था। यह विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख किताबें थी और 3 प्रांगणों में यह विश्वविद्यालय फैला हुआ था। जब सेना अपनी बर्बरता की नीति के साथ आगे बढ़ी तो सर्वप्रथम वहां के विद्यार्थी, वहां के शिक्षकों को जला दिया गया। कहा जाता है लगभग 20,000 विद्यार्थियों का सर कलम कर दिया गया। बड़ी बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई। उनके शिक्षक, लगभग उनके 2,000 शिक्षकों को बड़ी बर्बरता से मार दिया गया। खून की एक ऐसी होली उस विश्वविद्यालय के प्रांगण ने देखी जिसकी गाथा वह विश्वविद्यालय की आज भी हम वहां उसकी इमारतों में महसूस कर सकते हैं। उस क्षण को अगर हम जीना चाहें तो उसकी इमारतें, जली हुई इमारतें, वो आपको दर्द बयान कर देंगी। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ही केवल चलने में 3 महीने का समय लगा। वह ज्ञान की सारी किताबें जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सहेज के रखा था, वो सारा ज्ञान हमारा जला दिया गया। ये ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके बारे में किसी को जानकारी ना मिलती अगर एक अंग्रेज सैनिक को एक चाइनीज की किताब ना मिलती। उस चाइनीज ने अपनी किताब में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया। कहा जाता है 1900 शताब्दी के समय, यानी वर्ष 1900 के समय, वह अंग्रेज सैनिक उस जगह पर पहुंचता है और जब वह वहां खुदाई कराना प्रारंभ करता है तो वहां पर कुछ अवशेष निकलते हैं। जब वह अवशेष देखता है कि एक ईंट से लगी हुई दूसरी ईंट लगी हुई है तो वह खुदाई और कराता है। सुचारू रूप से खुदाई जब होती है तो पता पड़ता है कि नीचे एक भारत का अपने आप में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जिसका प्रांगण को उस सन की शासक बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, वह नीचे अस्तित्व अपना बिखेरे बैठा हुआ है। तो ऐसा था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। वो तो आज का समय ऐसा है कि यूनेस्को ने इस विश्वविद्यालय को अडॉप्ट कर लिया, अपनी हेरिटेज साइट बनाई और इसका रख रखाव आज यूनेस्को कर रहा है।
ये वही विश्वविद्यालय है जहां से बड़े बड़े हमारे गणितज्ञ पढ़ के निकले, जिन्होंने शास्त्रों में हमें बताया कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा लगाती है। बहुत कुछ इस विश्वविद्यालय ने हमको दिया है, लेकिन बदले में इस विश्वविद्यालय को सिर्फ लूटा ही गया और जलाया ही गया है। तो ये जानकारी हम सबके पास पहुंचे, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को जानना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं कि मैं वीर योद्धाओं के स्वर्णिम गाथा की कहानी आपको बता रहा था, लेकिन उस कहानी तक हम कैसे ना पहुंच पाए, वो क्या परिस्थिति थी जिसके कारण हम उन कहानी तक ना पहुंचे। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हुआ उस हादसे को भी आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो उचित लगा होगा और आप इसे जरूर देखकर अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं प्रतीक चतुर्वेदी अगली आपके लिए वीडियो फिर किसी वीर योद्धा या हमारे छुपे हुए इतिहास के बारे में लेके आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।